प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। और उससे पहले कुछ कंसेप्ट है बच्चों, तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुपद के बारे में बताऊंगा बच्चों मैं आपको। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा मैंने लिख ली है। तो परिभाषा है इसकी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है बहुपद कहलाता है। यानी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसके प्रत्येक पद में चर की जो घात है बच्चों वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जो होगा वो होगा बहुपद। तो अब ये जो है ऋणोत्तर पूर्णांक, ये तो मैंने ऐसे पिछले चैप्टर में बता दिया था आपको, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ कि ऋणोत्तर पूर्णांक है क्या। तो ऋणोत्तर पूर्णांक होता है बच्चों, ऋणोत्तर पूर्णांक में जो, यानी कि इसकी जो परिभाषा है कुछ इस तरीके से है। यानी कि चलिए थोड़े आम शब्दों में ही बता देता हूँ कि ऋण पूर्णांकों को छोड़कर जितने भी पूर्णांक बचते हैं वे सभी पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी धन पूर्णांकों को ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ एक। तो कुछ इस तरीके से है कि 3x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 प्लस 2x और माइनस के 6, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं हैं बच्चों ये अचर पद, तो इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चर है, यानी कि x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो इनकी घात है उस पर ध्यान देना है कि ये जो है एक पूर्णांक ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक पद में जो चर है उसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, मतलब ये जो है पूर्णांक होनी चाहिए। ध्यान रखना है, अगर पूर्णांक नहीं है तो ऐसा जो व्यंजक होगा हमारे पास बीजीय व्यंजक वो बहुपद नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर 6 में x का पद ही नहीं है, तो जब x का पद नहीं है तो यहाँ पर 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6x की घात कितना 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये बहुपद बन चुका है। यानी कि x की जो है घात, यानी कि 4x की घात कितनी हो गई है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो गई है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये बहुपद का एग्जाम्पल है। तो अब इसमें आगे बताता हूँ बहुपद की घात के बारे में। तो बहुपद की घात, तो इसमें जो है बच्चों सबसे पहले देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा मैंने लिख ली है। तो इसकी परिभाषा है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि हमें कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले देख लेंगे कि उसमें सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो उसी का जो घातांक होगा, यानी कि जो उसकी घात है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, जैसे कि 3x प्लस 4x की घात 2 माइनस 7 प्लस 8x की घात 3। अब देखिए ये बहुपद हमें दिया हुआ है और इसमें जो है हमें घात बतानी है, यानी कि बहुपद की घात। तो इसकी घात कितनी होगी बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पद चाहे आगे पीछे बीच में कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 0 नहीं है, और यहाँ पर कितनी है 3, यानी कि सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी है 3 है बच्चों। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ध्यान रखना और ठीक से पढ़ना बच्चों जरा इसको, बहुपद को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो अब आगे बहुपद के मानक रूप के बारे में बताऊंगा। तो बहुपद का मानक रूप, तो देखिए बच्चों, बहुपद का जो मानक रूप है वो है ये। बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उसका मानक रूप अगर हमसे पूछा जाता है तो हम उस बहुपद को उसकी घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। और ऐसा करने से जो भी होगा, यानी कि इस सवाल में ऐसा करने से जो भी ये व्यंजक आएगा, यानी कि बहुपद लिखा जाएगा, वो होगा क्या, बहुपद का मानक रूप। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कोई भी बहुपद ले लीजिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ बहुपद 2x प्लस 4x की घात 3 प्लस 3 माइनस 6x की घात 2 का मानक, ये घात 2 है बच्चों, थोड़ी सी नीचे को लिखी गई है, ये 2 घात है, ध्यान रखना, का मानक रूप। तो इस यानी कि ये जो बहुपद हमें दिया गया है, इस बहुपद का मानक रूप हमें बताना है। तो मानक रूप क्या होगा बच्चों, इसको जो है हम आरोही यानी कि जो इसकी घातें हैं उस घातों को जो है आरोही या अवरोही क्रम में हम लिख देंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो जो बहुपद है वो ठीक लगेगा, अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो है सबसे बड़ी घात सबसे पहले आती है। तो अवरोही क्रम में हम इसको लिख लेंगे तो ये बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद यानी कि ये है कितना, 4x की घात 3, और फिर इससे छोटा यानी कि ये यानी कि माइनस 6x की घात 2, फिर ये 2 घात थी, अब एक घात वाला यानी कि प्लस के कितना 2x, और अब 0 घात वाला यानी कि प्लस के कितना 3। तो ये इसका मानक रूप है। तो अब आगे बहुपद का वर्गीकरण करेंगे बच्चों। बहुपद का वर्गीकरण, तो इसका जो वर्गीकरण है बच्चों दो प्रकार से है। तो सबसे पहले है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे एक पदी, क्योंकि ये पदों की संख्या के आधार पर है, तो एक पदी बहुपद। तो ये है एक पदी बहुपद, यानी कि जो एक पद वाला बहुपद होता है, यानी कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी की परिभाषा पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये सभी परिभाषाएं मैंने लिख ली हैं। तो इसमें सबसे पहले है एक पदी बहुपद। तो इसमें है एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ये x की घात 3। तो ऐसा नहीं है कि x की घात 3 ही होगा, तो यानी कि इसमें था, देखिए ध्यान से देखिए कि एक पद वाले बहुपद को, यानी कि एक ऐसा बहुपद होगा केवल जिसमें एक ही पद होगा, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया a और x की घात कितना 2, ये भी हो सकता है, यानी कि एक पद होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि x की घात हम 4 लिख दें, इस तरीके से ये होगा। जिस बहुपद में एक ही पद होगा उसे कहेंगे क्या, एक पदी बहुपद। अब आगे है द्विपदी बहुपद। तो इसकी जो परिभाषा है वो है दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे वो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है x की घात 3 प्लस के x, यानी कि 2 पद हैं 1 2। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे था एक पद, ये एक इन सभी में एक एक पद था, और इसमें क्या है 2 पद हैं, यानी कि चाहे कुछ भी हैं बहुपद में तो इसमें जो है 2 पद होने चाहिए। तो ऐसा बहुपद क्या होगा, द्विपदी बहुपद। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और मैं लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन 2 पद होने चाहिए। तो 5x की घात कितनी 4 और प्लस के कितना 3, ये लिख दिया है मैंने। तो इसमें भी कितने पद हैं, 1 2 2 पद है, तो ये द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। आगे है त्रिपदी बहुपद। तो इसमें है 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका ये, और इसमें क्या है, जैसे ये था x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें बच्चों 3 पद हैं 1 2 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है। इसका और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो अगला है यानी कि चौथे नंबर का चौथा है, ये है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में है ये कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। यानी कि एक तरीके से हम इसको जो 0 होता है इसी को बोलते हैं क्या, शून्य बहुपद। अब देखिए जो 0 है उसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। और इसके अलावा जैसे कि हम अगर कोई और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो अब सीधा सीधा तो ये है कि 0 को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, यानी कि शून्य को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 × x की घात 2 और प्लस 0 × x, यानी कि जो चर है उनमें
चर के जो सभी गुणांक हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर जो गुणांक है वो हमने शून्य कर दिए हैं। तो ऐसा बहुपद क्या होगा, शून्य बहुपद। तो अब इसमें देखिए अगले नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये था पहला था पदों की संख्या के आधार पर, और अब है घातों के आधार पर। यानी कि इसमें पहला तो हो चुका, दूसरा देखते हैं घातों के आधार पर। तो देखिए इसमें है बच्चों ये घातों के आधार पर। तो इनकी सभी की परिभाषाएं मैं पहले लिख लेता हूं बच्चों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखिए बच्चों इनकी परिभाषाएं मैंने लिख ली है। तो इसमें पहले नंबर पर है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद होता क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसमें है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अब इसमें देखिए ध्यान से देखना बच्चों कि एक घात वाले बहुपद को, ठीक है बच्चों, इसमें एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। इसमें पद चाहे कितने भी हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो इसमें क्या है कि जो चर की घात है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इसमें एक है, और पद हमने इसमें दो दिखा दिए हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यहाँ पर रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का, और ये नीचे भी, इन्हें व्यापक रूप में ही मैंने इनके एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों यहाँ पर। तो इसमें रैखिक बहुपद का जो एग्जाम्पल है वो है ax प्लस के b। इसमें a और b के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, और x के स्थान पर और कोई भी चर हो सकता है बच्चों। तो इसमें इसकी जो परिभाषा थी वो थी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और आगे है द्विघात बहुपद। तो इसमें है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि इसमें जो घात है बच्चों वो कितनी होगी, दो घात होगी। तो ऐसा जो बहुपद है वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इसमें मैं इस परिभाषा में, रैखिक बहुपद की परिभाषा में क्या था कि एक घात वाले बहुपद को, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक घात वाला जो बहुपद है उसी को कहेंगे हम रैखिक बहुपद। लेकिन यहाँ पर अगर किसी वजह से अगर a का मान 0 हो गया तो ये x का पद हो जाएगा ख़त्म, यहाँ से ये हट जाएगा। तो फिर ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसकी कंडीशन भी लिख देते हैं, जहाँ a बराबर नहीं 0, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता, b भले से ही 0 हो जाए। तो ऐसे ही इसमें है जहाँ a बराबर नहीं 0, यानी कि यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी मेन घात है वो कितनी घात है, 2। तो दो घात वाला जो पद है वो इसमें रहेगा, चाहे भले से ही ये जो देखिए यहाँ पर ये जो बाकी और पद हैं, एक घात वाला और 0 घात वाला, तो इसमें जो है बच्चों ये भले से ही हट जाएं, लेकिन ये दो घात वाला जो पद है वो नहीं हटना चाहिए। तो आगे है त्रिघात बहुपद। तो इसमें है तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें मैंने इसका जो एग्जाम्पल है वो ये दिया है, ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस के d। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम जहाँ a बराबर नहीं 0, यानी कि यहाँ पर भी a का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर ये तीन घात वाला पद हट जाएगा, और फिर वो जो बहुपद बचेगा वो त्रिघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर a का मान 0 नहीं होगा, बाकी ये 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगला नंबर है, चौथा नंबर, इसमें है चतुर्घात बहुपद। तो इसमें इसकी जो परिभाषा है वो है ये कि चार घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो है ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx की घात 2 प्लस dx प्लस e। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, इसमें हम लिख देंगे जहाँ a बराबर नहीं 0, यानी कि इसमें भी a का मान 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही पद यहाँ से हट जाएगा, यानी कि जब ये हट जाएगा तो ये बचेगा तीन घात का बहुपद, यानी कि त्रिघात बहुपद। इसलिए a का जो मान है वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो बच्चों इसमें कंसेप्ट तो बस केवल इतने ही थे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे हम। अब एक्सरसाइज 2.1, तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू करते हैं बच्चों। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो है 2.1। तो बच्चों इसमें वैसे तो एक ही सवाल है, यहाँ पर बस केवल एक ही सवाल है। तो देखिए इसका जो पहला सवाल है वो है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी कि ये जो आकृति है यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है।
तो इसमें आगे है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि y बराबर कितना है पी एक्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है कि अगर हमें दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए पी एक्स, तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ही पूछी जाएगी। और यदि यहाँ पर कितना होगा x बराबर पी बाई हो सकता था बच्चों, कितना हो सकता था x बराबर पी बाई, तब यहाँ पर पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछी जाती। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पर भी ये बदल जाता, जैसे यहाँ पर पी एक्स है बहुपद तो उसमें पी वाई हो जाता। तो इसमें बस ध्यान से समझना है कि अब एक बार और बता देता हूँ बच्चों, चलिए अलग ही बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर सवाल शुरू करेंगे ये। तो इसमें देखिए बच्चों हमें जो है ग्राफ मिलेगा दिया हुआ, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये है, मान लो हमने बना लिया ये ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगर दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, ठीक है, कितना दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, तब इसमें अगर ये दिया हुआ है y बराबर पी एक्स तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी। पी एक्स के शून्यकों, ये रफ कार्य है बच्चों, उतारना नहीं है अपनी कॉपी में, या जो भी नोट्स बनाओगे उसमें उतारना नहीं है। तो यहाँ पर है y बराबर पी एक्स, अगर हमें दिया हुआ है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक है बच्चों। तब देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें है कि y बराबर पी एक्स, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, अगर पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई है किसके, पी एक्स के, तो यहाँ पर क्या है ये x है, तो हमें x अक्ष से मतलब है, y अक्ष से मतलब नहीं है। तो देखिए अब क्या मतलब है वो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि x अक्ष है ये, यानी कि ये जो है वो क्या है x अक्ष है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो ग्राफ है वो इस x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है, जितनी जगह पर भी करेगा प्रतिच्छेद वही जो है हमारी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर करता है प्रतिच्छेद, 4 जगह पर करता है, 1 2 3 4। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है बच्चों वो कितनी हुई, 4 हुई, ठीक है, किसके, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। अगर इसमें देखिए बच्चों अगर होता ये, अगर इसमें x बराबर पी वाई अगर दिया हुआ होता तब क्या करते, अगर इसी चित्र के लिए, इसी ग्राफ के लिए अगर x बराबर पी वाई दिया हुआ होता तब इसमें हमें पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछी जाती, पी वाई के शून्यकों की संख्या। तो पी वाई के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, देखिए अब देखिए यहाँ पर बच्चों कितना है, ये है y है, तो हमें y अक्ष से मतलब है, अब x अक्ष से कोई भी मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर y अक्ष है ये, तो यहाँ पर इस y अक्ष पर ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है, देखिए केवल एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करता है। ये ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ, ये y अक्ष को केवल एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करता है यहाँ पर, तो केवल एक ही जगह पर करता है, इसलिए यहाँ पर जो पी वाई के शून्यकों की संख्या है वो कितनी है बच्चों, वो है 1। कितनी संख्या है बच्चों यहाँ पर, 1। तो ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए इसका जो पहला सवाल है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1, तो 1 का जो पहला खंड है इसमें जो ग्राफ दे रखा है मैं ग्राफ बना लेता हूँ और फिर बाद में देखते हैं बच्चों, पहले ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने ये ग्राफ बना लिया है, ये बच्चों इधर गलत हो गया था, दूसरा सवाल उतार लिया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई है बच्चों। तो इसमें ये जो ग्राफ है इसको देख लेंगे कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक्स अक्ष तो बच्चों ये है, तो यहाँ पर इस एक्स अक्ष पर ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है और ना ही इसे स्पर्श करता है कहीं पर भी। तो ये तो वाई अक्ष पर है, यानी कि एक्स अक्ष पर तो ये बिल्कुल भी है ही नहीं, ना तो स्पर्श कर रहा है कहीं पर और ना ही इसको जो है कहीं पर ये काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है बच्चों वो कितनी होगी, क्योंकि एक जगह पर भी नहीं काटता है ये ग्राफ एक्स अक्ष को, इसलिए जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी बच्चों, 0 होगी।
तो अब इसको लिखेंगे किस तरीके से वो भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैं ये लाइनें लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये लाइनें मैंने इसमें लिख ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, 0। क्योंकि एक स्थान पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है बच्चों ये, तो इसलिए हमने जो इसके शून्यकों की संख्या वो लिखी है वो कितनी लिखी है, 0 लिखी है बच्चों। तो इसका जो सेकंड नंबर है वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दूसरा ग्राफ भी उतार लिया है। तो ये ग्राफ इसमें है। इसमें अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है केवल एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, 1 हो जाएगी इसके शून्यकों की संख्या। तो अगला खंड करते हैं बच्चों। तो चलिए मैं ये सभी खंड उतार लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसको जो है किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके सभी खंड मैंने उतार लिए हैं। तो इसका जो तीसरा खंड है, 2 खंड मैं पहले समझा चुका हूँ अभी। तो इसका जो तीसरा खंड है उसमें ग्राफ ये दे रखा है बच्चों। तो इसमें देखिए जो एक्स अक्ष है, यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटता है, तो 1 2 3 जगह पर काटता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, कितने स्थानों पर, 3 स्थानों पर, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी, 3। और चौथे खंड में, यहाँ पर जो ग्राफ है चौथे खंड में वो ये है। तो इसमें देखिए कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है ये ग्राफ एक्स अक्ष को, 1 2 जगह पर करता है, 1 2। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 2। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी बच्चों, 1 2। यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी, 2। अब 5वें खंड में ग्राफ ये दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है, ये देखते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 जगह पर करता है। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी बच्चों, 4। कैसे, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो गई, 4 हो गई बच्चों। और इसके छठे खंड में, यानी कि जो इसका लास्ट खंड है वो है छठा खंड, यानी कि इसमें जो ग्राफ हमें दे रखा है, इसमें देखिए कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों कि अगर ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को चाहे तो इस तरीके से प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करता हुआ निकल जाए इस तरीके से, तो भी इसमें ये इसकी जो गिनती है वो इसमें प्रतिच्छेद करने में ही होगी। तो यानी कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है, तो देखिए बच्चों 1 2 3, तो 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है यहाँ पर कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी बच्चों, 1 2 3। तो हमने इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी लिख लिया बच्चों, 3। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इस तरीके से स्पर्श करेगा तो भी गिनती में लिया जाएगा ये ग्राफ। तो जैसे कि ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो तीनों को ही गिनेंगे, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों इसमें, 3। तो बच्चों ये सवाल ठीक से समझ में आ गए होंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। और अगली जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।